हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ने वाले हैं। इधर से होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, अर्थात सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किनका काउंसिल? मिनिस्टर्स का, मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का ग्रुप। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें एक एक करके चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये पूरे जो मंत्रिपरिषद होता है ना, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी जितने भी प्रमुख मंत्रालय हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया आदि, ठीक, ये सारे जो प्रमुख मंत्रालय जिनके पास हैं, जिन मंत्रियों के पास, उन मंत्रियों को अगर मिला दिया जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? कैबिनेट मंत्री। उन मंत्रियों को क्या बोला जाता है? कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है। ये प्रधानमंत्री हो गया और ये मंत्रिमंडल आ गया, थोड़ा सा समूह बढ़ गया, ठीक है, ये मंत्रिमंडल हो गया। अब राज्य मंत्री को भी ऐड कर लिया जाए तो थोड़ा सा और समूह बढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर राज्य मंत्री कौन होते हैं? देखिए, दो पार्ट में मैंने डिवाइड करके यहाँ लिखा है। एक राज्य मंत्री तो वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, सहायक के रूप में कार्य करते हैं। और एक राज्य मंत्री वो होते हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। जो कैबिनेट मंत्री के पास मंत्रालय है ना, वो सब मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है किसी किसी राज्य मंत्री को, ठीक। तो एक वो उस टाइप के होते हैं, तो राज्य मंत्री आ गए इसमें। हाँ, उप मंत्री भी हो सकता है जिनका काम है प्रशासनिक कार्यों को देखना, ठीक। तो इसके बाद उप मंत्री को मिला दिया जाए तो ये समूह जो है, ये काउंसिल है, थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक, इसका और विस्तार हो जाता है। कुल मिलाकर ये बात की जाए, ये सब पूरे के पूरे जो मंत्री हो गए, मंत्रियों का जो समूह हो गया, इसी को क्या बोला जाता है? मंत्रिपरिषद बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मंत्रिमंडल जो है ना, ये मंत्रिपरिषद का छोटा सा रूप है, भाग है, ठीक। और मंत्रिपरिषद जो है ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है। मंत्रिपरिषद में ज़्यादा लोग हैं, मंत्रिमंडल में कम लोग होते हैं। मेन लोग होते हैं, जो मुख्य कार्य जिनके हाथ में होता है, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी इनके हाथ में होती है, मंत्रिमंडल के हाथ में, कैबिनेट के हाथ में, ठीक है। उसके बाद चलिए, हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो आमतौर पर लोकसभा का ही सदस्य होता है। और कायदे से देखा जाए तो प्रधानमंत्री को लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा जो है वो जनता की सभा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग लोकसभा में ही जाते हैं। हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोग लोकसभा में ही जाते हैं, इसलिए जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो लोकसभा से होना चाहिए। बट ये कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर वो राज्यसभा से होगा तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है। बट आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होता है वो काय का सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने बता ही दिया है, ये पूरे मंत्रियों का जो समूह है ये मंत्रिपरिषद हो गया। इसके अंदर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब आते हैं। चलिए एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। अनुच्छेद 74 में बात की जाए तो क्या बात की गई है? अनुच्छेद में आप खाली 74 ध्यान रखिए, 74(1), 74(2), भले मैंने ऐसे कैटेगराइज करके लिख दिया है, बट आप खाली 74 ध्यान में रखिए। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 74 से ही पूछा जाएगा, 74 में, या फिर राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो 74 में। खाली 74 ध्यान रखेंगे तो चलेगा काम, 99% काम चल जाएगा। खाली 74 ध्यान रखते हैं, 75 ध्यान रखते हैं तो हाँ, मान लीजिए जो क्वेश्चन सेट करने वाला है उसका थोड़ा दिमाग ज़्यादा खराब है, चाहे उसका मन कर रहा है खेला खेलने का, तो वो 74(1), 2 दे सकता है, ठीक ना, ये जो क्लॉज है। बट आप खाली 74 ध्यान रखिए, पहले काम कीजिए, 74 ध्यान रखिए कि 74 में क्या क्या बातें की गई हैं कि राष्ट्रपति की सहायता एवं
राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये इंपॉर्टेंट एक बात होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। 74 में बात की गई है। 74 में और क्या बात की गई है? राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। हाँ, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्री परिषद ने जो सलाह दी है राष्ट्रपति को, उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किसमें? अनुच्छेद 74 में बात की गई है। 74 1 2 बाद में देखिएगा, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद टाइम मिलता है तब देखिए कि 74 1 में ये बातें की गई है, 2 में ये बातें की गई हैं, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 75 में बात की जाए। 75 1 चलिए बोल लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि चुनाव होता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रधानमंत्री हम चुनकर नहीं भेजते हैं, हम सांसद चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, ठीक है। सांसद चुनकर भेजते हैं, सांसद अपना नेता उसमें से चुनते हैं प्रधानमंत्री के, उनका मतलब जो नेता होगा वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री बनता है, जिसे नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। आर्टिकल 75 में बात की गई है। हाँ, ये 91 संशोधन 2003 के द्वारा ऐड किया गया था। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अर्थात इंग्लिश में बोले तो मतलब हिंदी में बोले तो क, इंग्लिश में बोले तो ए। इसमें क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद का जो आकार होगा ना, जो मंत्री परिषद की साइज होगी वो क्या होगी? लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होगी। कितने परसेंट से? 15% से, 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मंत्री परिषद का जो आकार होगा ना 15% से ज़्यादा नहीं होगा। किसका 15%? किसका 15%? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, ठीक है। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मंत्रिपरिषद के आकार की बात 75 में 1 में संशोधन के द्वारा 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए, चलिए देखते हैं आर्टिकल 75 में और क्या बात की गई है कि मंत्री जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक। इसको हटाया भी जा सकता है मंत्री को, लेकिन संवैधानिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही मंत्री जो है अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है, ठीक है, वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं वो, लेकिन संवैधानिक रूप से आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है तो आप क्या ध्यान रखेंगे? मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 75 में एक ये भी बात कही गई है। हाँ, टाइम मिले और पढ़ने का मन करता है तो ये ध्यान रख सकते हैं, क्लॉज 75 2 में बात की गई है। 75 3 में बात की जाए 75 3 में 75 में और क्या बात की गई है कि मंत्री परिषद जो होगा ना वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। देखिएगा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इधर आर्टिकल मोटा मोटी 75 ध्यान रख लीजिए, 75 में ये बात की गई है, लेकिन ये ना भी ध्यान रहता है तो ये जरूर ध्यान में रखिए, इधर जो बातें लिखी गई हैं ना, इधर जो बातें लिखी गई हैं ये बातें जरूर ध्यान रखिएगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, मंत्री परिषद जो होगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अगर ना भी ध्यान रहता है तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन 74 जरूर ध्यान में रखिएगा। मोटा मोटी आप 74 75 तो ध्यान रख ही सकते हैं, ये 1 2 3 नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए कि 75 में बात की गई है, 75 3 2 ये बाद में जरूरत मतलब आपका मन करे तो पढ़ें, ना मन करे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 75 में और क्या बात की गई है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, क्योंकि ये लोकसभा के ही लोकसभा जो है ना ये जनता की सभा अभी मैंने बताया था, इसीलिए मंत्री परिषद जो है ना पूरी तरह से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद बात की जाए मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये भी 75 में बात की गई है, आर्टिकल 75 में ही बात की गई है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है।
आर्टिकल 75 में और क्या बात की गई है कि यदि कोई मंत्री लगातार 6 माह की अवधि तक किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। इसको सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूं, सीधी सी भाषा में बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री कितने महीने तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है, अगर किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है तो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 माह के भीतर उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एस जयशंकर प्रसाद को राज्यसभा से अभी एस जयशंकर प्रसाद को वो चुनकर तो नहीं गए थे ना, तो इनको मंत्रालय देना था, तो विदेश मंत्रालय इनको दिया गया, तो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया ना। तो ऐसे ही किसी भी सदन का सदस्य बनाना पड़ता है। लोकसभा में तो चलिए निर्वाचन के द्वारा जाते हैं, बट राज्यसभा में तो सदस्यता दिलाई जा सकती है ना। तो जयशंकर प्रसाद को वैसे ही राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई थी। तो इसलिए अगर कोई मंत्रालय दिया जाता है किसी को, तो 6 माह के भीतर उनको किसी सदन का सदस्य बनाना अनिवार्य होता है 6 माह के भीतर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 78 की बात की है तो आर्टिकल 78 में क्या बात की गई है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होगा? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात यहाँ पर की गई है। तो खाली आप आर्टिकल 78 में ध्यान ये रखिएगा, 78 में ये ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। किस टाइप का कर्तव्य है? जो राष्ट्रपति को जानकारी देनी है उसी के संबंध में बात की गई है। ठीक है, इस आर्टिकल में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसकी बात 78 में की गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, इनको देख लीजिए। जैसे कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 1976, इसे याद रख लीजिए। ये 4-2 है ना, 4-2 मिलकर 6 हो जाएंगे, तो ये 6। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ये 4-4 है, तो इसके लिए आप डेट याद रखना चाहते हैं, मतलब ईस्वी, तो 7-8 हो जाएगा। 4-4 8। ठीक, दोनों डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, पहले भी बताया है ऐसा। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने अभी कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनः विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई। ठीक है, पुनः विचार हेतु उस पर फिर से विचार करने के लिए एक बार किसके पास लौट आने की? कैबिनेट के पास लौट आने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। किस संशोधन के द्वारा? फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो केवल कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, ये सब पढ़ ही चुके हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मैंने बता दिया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हुआ या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हुआ, सबका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा ना। कोई भी मंत्री, ये तो मैंने बता दिया ना अभी, कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना कितने महीने तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए, अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जाए, तो ये केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा जो है ये जनता की सभा है। जनता की सभा कौन सी है? लोकसभा है। लोकसभा में ही तो हमारे द्वारा डायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग गए होते हैं। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है, मान लीजिए किसी भी एक मंत्री के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देनी पड़ सकती है। ठीक है ना, पूरी मंत्रिपरिषद को। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है ना वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगर किसी एक के अगेंस्ट भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर पारित कर दिया जाता है तो सबको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, केवल लोकसभा में ये लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव को। न्यूनतम सदस्य संख्या की बात की जाए लोकसभा में, ये प्रस्ताव जब लाया जाता है तो 50 होनी चाहिए, मिनिमम 50 लोग उस सभा में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट सचिव की बात की जाए तो थोड़ा सा ये फैक्ट है, जान सकते हैं। कैबिनेट सचिव की बात की जाए, मंत्रिमंडल सचिव की बात की जाए, तो ये केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। कौन? कैबिनेट सचिव। और सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। CSIR अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद 1-2 बातें और ध्यान रख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम
कानून मंत्री थे वो कौन थे? वी आर अम्बेडकर थे। वित्त मंत्री की बात की जाए, जो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो आर के षणमुखम चेट्टी थे। हाँ, भारत से संबंधित जो भी आधिकारिक दस्तावेज है ना, किसी भी मंत्रालय के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा जो आधिकारिक दस्तावेज जारी किया जाता है उसको श्वेत पत्र बोला जाता है। डिटेल्स में जो दस्तावेज जारी किया जाता है उसको श्वेत पत्र अर्थात वाइट पेपर बोला जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पढ़ते रहिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी को देखेंगे, एक ही वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।